ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बच्चों, नाउ वी आर डाइविंग इन टूवर्ड्स द प्रैक्टिकल section of our PRC1. In our yesterday's class we talked about a very important section and I tried to give you a topic and you performed well on that topic. तो मैंने जो टॉपिक आप लोगों को दिया था आपने उसके ऊपर लिखा 100 वर्ड्स में, वो चला और फिर उसके बाद मैंने आपको एक टास्क दिया कि आइए आकर ज़रा सामने हमारे बोलिए कि उस जो एक टॉपिक मैंने दिया कि वाई डू स्टूडेंट्स फेल इन CA, तो आप इसके ऊपर उर्दू में आके बोलें, ठीक है। तो उर्दू में आके ज़ाहिर सी बात उर्दू में बोलना तो बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि जो स्टेज फोबिया होता है वो ज़रा कम हमारे ऊपर लागू होता है अगर हम उर्दू के अंदर बात करें। तो ये स्टेज फोबिया अगर वो ना लगे दूसरों को तो फिर कोई जज्बाती हो गए 15-15 मिनट भी बोल लेते हैं। जज्बाती तो लोग हो ही जाते हैं, हम इंसान है, जज्बाती तो होना ही है, मतलब वो तो दुनिया का रूल है रिवाज है, तो वो तो होता ही रहता है बंदा जज्बाती, कोई बात नहीं। लेकिन अंग्रेज़ी से पता लगेगा कोई कितना जज्बाती है। तो इसलिए फिर मैंने कहा कि भैया आप लोग इंग्लिश में आके बोलो सामने, ठीक है। तो वो मैंने सरप्राइज टेस्ट तो लेना है, ये बात याद रखना। वो क्यों होगा, मैं ऐसे एक आपको बात बताऊँ, मैं नहीं चाहता आप लोगों को कि आपकी काम पे टांगें इधर आके, लेकिन उसके पीछे रीज़न है। देखें, जब तक हम समझा नहीं सकेंगे ना तब तक समझ नहीं सकते। मेरा ये कॉन्सेप्ट रहा है शुरू से। अगर आप एक सक्सेसफुल पर्सन बनना चाहते हो ना, तो उस सक्सेसफुल पर्सन बनने के पीछे एक बहुत ही छुपा हुआ राज है कि जो टॉपिक आपको लगता है कि थोड़ा सा मुश्किल है या आप सक्सेसफुल बनना चाहते हो, तो आप एम ही किसी बंदे को ढूंढो और उसको बताओ कि मैं ना तुम्हें बताऊँगा कल लेक्चर में क्या था, और उसे समझा दो, टीच करो उसे, ठीक है। खुद समझाने लग जाओ। किसी को लगता है इंग्लिश ही उसे आती, आपको लगता है आपको आती है, तो उन्हें फाड़ लो, उनके मैं तेन दसना। इससे फ़ायदा बड़ा होगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि आप जब किसी को सिखा रहे होगे ना, ठीक है, तो सिखाने की अल्लाह ताला बरकत ऐसी डालता है कि इंसान के अंदर कि वो खुद सबसे ज़्यादा सीख रहा होता है। दूसरा सीखे ना सीखे वो बात की बात है, ठीक है, वो मतलब अटेंशन दे ना दे बात की बात है। आपका सिखाना बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप दूसरों को सिखाने की आदत रविश अपनाओ, ठीक है। आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी में अगर आपके पास ये टीचिंग एबिलिटी है, तो इस टीचिंग एबिलिटी के ज़रिए आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी के अंदर भी रेवोल्यूशन लेके आ सकते हो। आपकी अपनी लाइफ रेवोल्यूशनरी बन जाएगी, ठीक है। देखें ना, बड़े बड़े टीचर, आपको इस कॉलेज के बड़े टीचर्स का अगर मैं कहूँ कि मुझे बताएं 2 बड़े टीचर कौन से हैं, तो किसी को पता है PRC के अंदर ये सबसे बड़े नाम SBA के कौन से हैं? वो चुप कर यार हैं जना कहती गलती थे ना। सबसे बड़े नाम SBA के कौन से हैं, किसी को पता हो? तो उसी नवे हो ना PRC के, तो 2 नाम इधर बहुत बड़े हैं। एक है सर जवाद महमूद में सही कह रहे हैं, सर जवाद अहमद, ठीक है। तो दूसरा नाम है सर आतिफ आबदी, ठीक है। और ये वो बंदे हैं जो सिर्फ पढ़ाने से ही माशाल्लाह 20-20 लाख रुपए कमा रहे हैं, सिर्फ पढ़ाने से ही। इन्होंने तो कमा रहे होने कम से कम घट तो घट, ठीक है। ये तो मैं मतलब एग्जैजरेशन नहीं कर रहा, ये तो मैं वो कह रहा हूँ कि जो मिनिमम इनके लेवल और कैलिबर के मुताबिक है। तो पढ़ाने की इतनी बरकत है, आप खुद ही हिसाब लगाओ। अपनी मर्ज़ी है ना पेंट कोट पाना, प्रोफेशनल लाइफ। अच्छा, जब इंसान प्रोफेशनल बन रहा होता है तो उसे जो दूसरे होते हैं उनकी बात पे अमल करके चलना पड़ता है। वो कहेंगे कि आपको प्रोफेशनल सूट के अंदर रहना है, आपको रहना पड़ता है। लेकिन जब आप खुद ब्रांड बन जाते हो ना, फिर आप अपनी मर्ज़ी से चलते हो। फिर भावें तुसी जनाब लाचा पाओ, हाँ थले खुस्सा तो जनाब आप मैं पढ़ा रहा जे, जो मर्ज़ी आप कर लो, आप ब्रांड हो ना, ठीक है। तो ये बड़ा ज़रूरी होता है। पहले तो अपना गोल सेट किया जाना चाहिए। जिसके माइंड में गोल ही नहीं है, 5 ईयर प्लान ही नहीं है, और वो CA में भी आ गया, तो इसका मतलब है वो जाने वाला है, बस प्लान ही नहीं है ना। आप बस आ गए 5 साल में क्या करना है, कि 5 साल में मैं कर लूँगा कवर, रियलिस्टिक अप्रोच के साथ ज़रा थोड़ी देर के लिए बैठे, ठीक है। और आज के लेक्चर में यही बात मैं आपको समझाऊंगा, मेन चीज़ जो ज़रूरी होगी। ये मैं सारी तमहीद इसीलिए बांध रहा हूँ कि ये लेक्चर आपको आज का समझ आ जाए। ये समझ आ जाएगा क्योंकि ये सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड है आपस में, समझ आती गई तो काम होता गया, अच्छा होता चला गया। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है राइटिंग प्रोसेस। राइटिंग प्रोसेस का मतलब क्या है? राइटिंग से क्या मतलब है? लिखना। प्रोसेस का मतलब क्या होता है? अमल, ठीक है। लिखने का अमल, ये लिखना क्या होता है, लिखना किस तरह होता है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो बात याद रखें बेटा कि जो हमारा राइटिंग प्रोसेस होता है ना, वो 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है।
ये बात आपने याद रखनी है। पॉइंट्स बना लीजिएगा, नोट्स आपको मिल जाएंगे ये वाले, और इंशाल्लाह विद इन 2 to 3 डेज आपके पास होंगे तो कंप्लीट नोट्स हैं। तो राइटिंग प्रोसेस के बारे में आपने याद रखना है कि ये 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। एक जिसे हम नाम देते हैं प्लानिंग का, मनसूबाबंदी, ठीक है। दूसरा लिखना या ड्राफ्ट करना, और तीसरा क्या होता है, उसको रिव्यू करना। प्रूफ रीडिंग इतनी ही ज़रूरी है जितना लिखना ज़रूरी है, ये बात अपने पल्ले बांध दो। कुछ भी लिखना है, चाहे एक लाइन का क्यों नहीं लिखा, आपने अपना रूल बना लेना है कि उसको मैंने प्रूफ रीड करना। कोई भी रिटन मटेरियल में आपने कभी भी प्रूफ रीड किए बगैर नहीं छोड़ना। एमसीक्यूज़ में नहीं हो सकता। एमसीक्यूज़ में अगर ये ऑप्शन है कि आपने टिक कर दिया किसी ऑप्शन को, और अगर आपको राइट मिलता है कि हाँ आप इसे एडिट कर सकते हो, जो कि नहीं होता, जो कि नहीं होता। अगर आपने एक दफ़ा टिक कर दिया तो बात ख़त्म, ठीक है। अगर आपने ऑप्शन कहीं पे फ़र्ज़ करो मिलती है तो फिर उसको भी प्रूफ रीड करें। लेकिन रिटन मटेरियल में तो हमेशा आपने याद रखना है कि आपने चाहे एक सेंटेंस क्यों नहीं लिखा, उसको प्रूफ रीड लाजमी करना, ठीक है। तो राइटिंग प्रोसेस की कुछ बेसिक टिप्स हैं जो भी आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। कहते हैं कि राइटिंग वर्क की पेचीदगी, यानी कैसी राइटिंग है, कैसी ऑडियंस है, किसके सामने राइटिंग मटेरियल मैंने पेश करना है, इसको माइंड में रखते हुए टाइम और एफर्ट इन 3 कामों में वेरी कर सकता है, यानी कम और ज़्यादा लग सकता है। लेकिन राइटिंग इम्पॉसिबल है इन कामों के बिना जो अभी आपको ऊपर मैंने बता दिए। यानी आप अगर इन 3 मरहलों से नहीं गुजरते ना, आप राइटिंग कर ही नहीं सकते। मैंने वही आपको भी थोड़ी देर पहले बात बताई ना, आप सीए के अंदर आ गए, चार्टर्ड अकाउंटेंसी के अंदर आ गए, और आपने सोचा ही नहीं है कि जनाब मैंने अगले 5 साल में क्या करना है, क्या बनना है। प्लान ही नहीं है कुछ, छोटा सा बैठ के आपने सोचा ही नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये है कि आप सीरियस नहीं हो अपने प्रोफेशन के साथ। आ गए हो लेकिन आप सीरियस नहीं हो। तो सबसे पहले करना पड़ता है प्लान, और उस प्लान को छोटे छोटे हिस्सों में बांटा जाता है। जैसे सीए पूरा एक लेवल है, 3 स्टेप्स हैं, ठीक है। पहला स्टेप पीआरसी है, दूसरा कैफ है, तीसरा सीफैब है, और चौथा फिर आगे आता है एमएफए का, ठीक है, जो सीफैब के साथ ही इंटरलिंक्ड है किसी तरह से। तो आपने पहले सोचना है कि पीआरसी को मैंने कितने महीनों में कवर करना। आइडियल अप्रोच 6 माह की है, 5 से 6 माह के अंदर पूरा 5 पेपर फटका देते हैं बच्चे, ठीक है। लेकिन वो जिसने प्लान बनाया होता, वरना वो तो जनाब वो 12 महीने गुजर जाते हैं, कहते हैं जी अब ये 3 पेपर पास नहीं हुए, 2 हुए हैं, तो बताएं मैं एलिजिबल हूँ करीम है, कहा जी अल्लाह हाफिज़, अब तो सीए नहीं हो सकता। आपको पता है सारी अप्रोच जितनी भी है सारी। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप इन 3 स्टेप से अपने आप को गुजारें, हर बार गुजारें, ठीक है। ये बड़ा ज़रूरी होता है। अच्छा, अगली बात, प्लानिंग के ऊपर ज़रा थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे माइंड में हम एक सॉलिड आइडिया हो कि आप असल में क्या कम्युनिकेट करना चाहते हो राइटिंग के अंदर अपने इस प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले। मिसाल के तौर पर मैंने सॉलिड आइडिया से मुराद है प्लान करना। अभी मैंने कुछ डिलीवर करना है, तो डिलीवर करने से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, आइडिया लेना होगा कि मुझे कैसे डिलीवर करना है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। किसी ने आपको कहा कि देखिए, जैसे कल मैंने आपको कहा था कि यहाँ आके आप बोलें, ठीक है, तो उसमें सबसे पहला प्रोसेस ये होता है, मैंने कहा ना आपके पास 1 मिनट है, तो आप 30 सेकंड सोचें कि मैंने प्लान करें। 30 सेकंड में आपने क्या करना है, प्लानिंग करनी है। बाकी 30 सेकंड में चाहे पॉइंट सोच लें। प्लानिंग अच्छी होगी, पॉइंट्स ऑटोमेटिकली अच्छे हो जाएंगे। प्लानिंग का प्रोसेस बड़ा अच्छा होता है। अच्छा, कुछ टाइम को लाजमी स्पेंड किया जाना चाहिए ये चीज़ फिगर आउट करने के लिए, यानी समझने के लिए, करने के लिए कि आखिर आप कहना क्या चाहते हो या लिखना क्या चाहते हो, क्योंकि ये तो प्लानिंग प्रोसेस का बहुत ही अहम हिस्सा होता है, ठीक है। प्लानिंग जब तक नहीं होती तब तक ना लिखा जा सकता है, तब तक ना कहा जा सकता है, ठीक है। ये ज़्यादा रेलिवेंट होगा कि आप इन पार्ट्स को, यानी प्लानिंग को, फिर उसके बाद ड्राफ्टिंग या राइटिंग को और रिव्यू को, इनको ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर वे में समझें, क्लियर और कॉम्प्रिहेंसिव वे में। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि मकसद क्या होता है प्लानिंग का, उसके ऊपर बात करते हैं। तो जनाब, बिज़नेस का जो करस्पॉन्ड, मतलब जवाब देना, यानी कोई भी काम आपने करना है तो उस काम को करने जो किया जाता है उसे करस्पॉन्डेंस कहा जाता है। यानी मैंने आपको कहा कि आप एक काम करें, तो आपने वो काम किया, ये आपका क्या करना था, आपका करस्पॉन्ड करना था।
उस काम का जवाब देना था। ये इसके लिए हमेशा याद रखें कि उसके लिए क्लियर पर्पस और गोल का माइंड में होना बहुत ज़रूरी होता है। क्लियर पर्पस और गोल का माइंड में होना बहुत ज़रूरी होता है। मैं ये कर क्यों रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ, अच्छा ये काम जो मैं कर रहा हूँ ये कितनी इंपॉर्टेंस रखता है। अगर मुझे एक छोटा सा टॉपिक दे दिया गया, इस टॉपिक के ऊपर अगर मैं नहीं करूँगा तो उसका क्या नतीजा हो सकता है। छोटे छोटे जाहिर सी बात, कतरे कतरे से दरिया बनता है। अगर मैं इस फर्स्ट ड्रॉप को ही ड्रॉप कर दूंगा तो इसका मेरे अंदर क्या इफ़ेक्ट होगा। ठीक है। अच्छा, बिजनेस के अंदर लिखने के लिए आपको ये बात मालूम होना बहुत ज़रूरी है कि आखिर आप लिख क्यों रहे हो, आखिर आप लिख क्यों रहे हो। इससे आप जो लिखना चाहते हो वो बड़े अच्छे अंदाज से लिख सकते हो। वही बात रिपीट हो रही है जो पीछे बात बताई गई, क्यों, एम्फेसिस कर देने के लिए। बार बार जब रिपीट एक चीज़ होती है वो इसलिए होती है कि आपको एक चीज़ की इंपॉर्टेंस को एम्फेसाइज करवाया जाए कि ये चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अच्छा, एक मैसेज को प्लान करने के लिए आपको उसके पर्पस का पता होना चाहिए और इन चीज़ों के बारे में लाजमी सोचा करें। कुछ भी अगर आपने लिखना है ना तो आपको इन चीज़ों के बारे में लाजमी सोचना है। पहला क्या, पहले तो आप देखें कि हर जो पार्ट है आपके मैसेज का वो रेलिवेंट है और ऑडियंस के लिए अप्रोप्रिएट है। वो कहता है ना, खासा दी गल, ये आम बात कही जाती है। यानी समझे कोई किसी से पूछ ले कि सर मुझे MFA के बारे में बताएं, MFA के बारे में बताएं, और अभी आप किस में हैं, PRC में, क्या आपका बनता है ये, क्या आपको MFA के बारे में बताऊं। बेतुका सवाल है ना, अजीब सा। तो उसके लिए एक पंजाबी की बड़ा मज़ेदार शेर है कि खासा दी गल आमा अगे नहीं मुनासब करनी, खासा दी गल आमा अगे नहीं मुनासब करनी, पक्की खीर मोहम्मद बख्शा कुत्ते आगे तरनी। ये एग्जाम्पल है, ये क्या है, एग्जाम्पल है। क्या, मैं समझाता हूँ। जब आप एक इस लेवल की बात इस लेवल के बंदे से करेंगे ना तो वो बंदा यार क्या है, वो नहीं समझेगा। तो इसका मतलब क्या है कि आपने इतनी बड़ी ख़ास बात एक ऐसे बंदे के साथ कर दी, यानी उसको मिसाल उन्होंने ऐसे दी है कि खीर पका दी जाए और एक डॉग को कहा जाए कि इसे खाओ और बताओ कैसी है, वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, वो तो खीर खाता ही नहीं है, वो तो खीर खाता ही नहीं है, वो क्या कहेगा कि खीर कितनी अच्छी है कितनी नहीं है। उसे दिखाओ जो उस लेवल के ऊपर आता हो। तो इसलिए ये भी बड़ा ज़रूरी होता है आपके लिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जो आपके लेवल की बात नहीं है उसे छोड़ दो, आपके लेवल की बात नहीं है उसे छोड़ दिया जाए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अच्छा, ये इस चीज़ को मेक श्योर करना बड़ा ज़रूरी होता है कि तमाम पार्ट्स इंपॉर्टेंट हैं और एक राइट ऑर्डर में है, राइट ऑर्डर में है। यानी आप जो है वो, मैं पूछी जी लेट क्यों आए हो, सर वो ना बस लेट हो गई, तो सर मैं ना सोया हुआ था, तो सर वो मैं ना फिर अभी उठाऊँ मुँह धोया है, तो सर बस जो है वो चल पड़ी थी। तो मैं कहा भाई क्या मतलब आपके घर में बस होती है। नहीं सर, मतलब मैं सोया हुआ था, मैं उठा, मैंने मुंह धोया, फिर उसके बाद मैं सड़क पे आया तो सर फिर बस लेट हुई। ये अब ऑर्डर था। लेकिन वो क्या कह रहे हैं, सर वो ना बस लेट हो गई, सर मैं सोया हुआ था, सर वो ना मुंह धो रहा था, सर वो ना सड़क पे बस आ गई थी। तो मतलब क्या कि एक ऑर्डर जब तक नहीं होगा बात का तो कोई आपकी बात को समझेगा भी नहीं। इसलिए क्या बोलना है, किस तरह बोलना है, कितना बोलना है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बोलना इंपॉर्टेंट नहीं होता, कितना बोलना है, क्या बोलना है और कितने वक्त तक बोलना है, वट और किस ऑर्डर में बोलना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। वरना वो, जैसे मैं हमेशा बात कहता हूँ कि आज की नौजवान नस्ल मौलवियों के पास नहीं जो है वो रहती, उनके पास नहीं फटकती। उसकी वजह क्या है कि तुम मौलवी साहब को एक मसला लवो, उन्होंने 1.5 घंटा अपनी सिफतां बयान करनी है तो ਤੁਹਾਡਾ मसले का जवाब उन्होंने फिर नहीं देना। तो इसलिए आज की नौजवान नस्ल क्या कहती है, वेख के मौलवी दूर तो इंज भज जाते जिवें शैतान भज जाता। ठीक है, कभी देखें, मतलब वो ऐसा होता है, हज़रत उमर को देख के हम सुनते थे शैतान भाग जाता था, रास्ता पलट देता था अपना हज़रत उमर को देख के बड़ी दूर से। तो आज का नौजवान जो है ना वो अपना रास्ता मौलवी को देख के पलट लेता है कि कहते हैं मैंने फाड़ लिया तो मैं गया, मेरा 1.5 घंटा बनना है। ठीक है, तो इस वजह से हम दूर होते हैं। तो सबसे अच्छा क्या होता है कि रेलिवेंट रहा जाए। जितना रेलिवेंट रहते हैं, जितना टू द पॉइंट रहते हैं, उतना ज़्यादा लोग आपके पास आते हैं, उतना ज़्यादा आपके पास आया जाता है। तो ये चीज़ बड़ी ज़रूरी होती है कि बोल रहे हैं तो बोलते वक्त कितना बोलना है।
और राइट ऑर्डर में बोलना है और कॉम्प्रिहेंसिव बोलना है। जितना कम बोलेंगे लोग उतना ज़्यादा आपके माइंड में जो है वो आपको इज्जत देंगे कि हाँ यार इसके पास कुछ है, वरना हर कोई बोल लेंदा है। सब तो ज़्यादातर आदमी मेरे ख्याल से वो बोल देने हैं, कभी गौर करें तो आप में और उनमें डिफरेंस होना चाहिए। देखें बोल तो हर कोई लेता है, आपके बोलने में क्या डिफरेंस है, ये आपको डिफ्रेंशिएट करेगा उनसे जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं और बिला वजह बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है राइट ऑर्डर में। अच्छा, इस स्टेप में आपने चेक करना है कि आपका मैसेज कंप्लीट है और जिस काम के लिए मैसेज था वो पूरा हो गया, जिस काम के लिए मैसेज था वो पूरा हो चुका। अच्छा, बात को अब आगे बढ़ाते हैं। जनाब एग्जाम्पल देते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर आपने एक मीटिंग अरेंज करनी है। मीटिंग अरेंज करने के लिए आपने अपने पास पॉइंट्स लिख लिए, यानी प्लान कर लिया कि मैंने उस मीटिंग में क्या कहना है। मीटिंग अरेंज कर दी, पॉइंट्स अपने पास कुछ नहीं है, तो कैसे होगी मीटिंग सही? कॉम्प्रिहेंसिव मीटिंग कैसे होगी? ऑथेंटिक मीटिंग कैसे होगी? तो आप पहले पॉइंट बनाएंगे क्या कि सीरियस मैटर पे बात करनी है, इन्फॉर्मेशन जो हमें मिली मुख्तलिफ़ किस्म की उसके ऊपर बात करनी है, मोटिवेट करना है और अचीव टारगेट को अचीव करने के रिलेटेड बात करनी है और अप्रिशिएट करना है। जब मैंने अपने पास ये 4 पॉइंट्स बना लिए हैं ना, तो मेरे लिए मसला नहीं होगा मीटिंग को लेके चलना। और अगर मैंने पॉइंट्स नहीं बनाए हुए ना तो मैं नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये चीज़ बड़ी ज़रूरी होती है। मैं हमेशा बच्चों को कहता हूँ कभी टाइम टेबल नहीं बनाना, आपने टाइम टेबल ना बनाएं, बस वो बुलेट्स लिख दें कि जो एक दिन में आपने काम करना है, बस एक दिन में काम आपने करना है और उस पर कंसिस्टेंट रहें। शायद आपको याद हो, मैंने आपको बताया था कि आपसे सर ने साहबा से पूछा था कि सबसे बेहतरीन अमल कौन सा है, सबसे अफजल अमल कौन सा है। तो साहबा ने मुख्तलिफ बातें बताई कि ये तो आपने फरमाया नहीं, आपने फरमाया कि सबसे अफजल अमल वो है जो हो तो थोड़ा मगर मुसलसल हो। आपने सोचा पूरे पॉइंट्स के अंदर, आपने सोचा कि मैंने दिन में 10 दफ़ा दुरूद पाक पढ़ना है, मैंने दिन में जो है वो सिर्फ 15 मिनट पढ़ना है या आधा घंटा पढ़ना है। ठीक है, जो पॉइंट अचीव हो जाए उसके ऊपर टिक कर दो या हाईलाइटर से हाईलाइट कर दो। ये सबसे बेहतरीन है डेली। और एक है आपने सोचा कि मैं 10,000 दफ़ा दुरूद पाक पढ़ रहा हूँ, ठीक है, मैं 3 घंटे पढ़ रहा हूँ, तो आप नहीं होगा, ठीक है। या आप पूरे टाइम को कर दें, इतने बजे से इतने बजे तक ये किया, इतने बजे से इतने बजे तक ये किया। वो हमारे टीचर थे, वो कहते थे कि जब घर से मार पड़े ना या बहुत ज़्यादा आप जज्बाती हो फेल होने के बाद, तो फिर आप एक काम किया करो कि आप बैठते हो टाइम टेबल बनाने के लिए। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि वो जो टाइम जो आप टाइम टेबल बनाने पे लगाते हो ना, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप उस टाइम बस पढ़ लिया करो, क्योंकि अमल तो तुसी एक दिन नहीं करना, हो ही नहीं सकता ना। मुझे याद पड़ता है मैंने बड़े टाइम टेबल बना छोड़े, मैं तो 3 दिन भी पूरा नहीं सा उतर सकता, होता ही नहीं। तो सबसे अच्छा फिर ये होता है कि आप बुलेट्स बना लें और वो टारगेट रखें जो आप अचीव कर सकते हैं। खुदा ना खासा 3 पेपर पीआरसी के कुछ बच्चे देने के बाद खुदा ना खासा कोई ऐसा हुआ कि एक पेपर में फेल हो गया, अब वो कहता है जी नहीं हूँ मैं 3 पेपर फिर दे दूँगा अगली बारी, ठीक है। तो आपने तैयारी अभी 2 की नहीं है और 2 महीनों के अंदर पहले 3 महीनों में 3 पेपर दिए, अब 2 महीनों में देना चाह रहे हैं। तो अप्रोच अपनी सही रखें आप कि आखिर करना क्या और कैसे करना है। तो हर चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप प्लानिंग करें। एग्जाम्पल मैंने आपको दी। अच्छा, अब बात करते हैं थोड़ी सी अबाउट ऑडियंस। जनाब इस ऑडियंस के ऊपर तो बात होती रहेगी। अब मैं मेन क्रक्स की तरफ आता हूँ। बुक के अंदर बहुत ज़्यादा तमहीद बांधी हुई है चीज़ों को लेके, तो मैंने इसलिए आपको बात बोली थी कि बुक, ये मैंने बुक ही पढ़ाई है आपको। बुक का जितना सेक्शन मुझे चाहिए था ना वो मैंने आपको बता दिया। अब मैंने आगे बुक नहीं पढ़ानी इस फिश बॉन को लेके, असल मैं प्लानिंग से रिलेटेड बात करूँगा और फिर मैं आगे अपने सेक्शन को लेके चलूँगा। जनाब प्लानिंग क्या होती है? हमने अभी प्लान की बात की ना, अब इसको करके बात ख़त्म करते हैं। प्लानिंग असल में एक ऐसा प्रोसेस होता है कि जिसमें डिज़ायर्ड गोल को अचीव करने के लिए आप एक चीज़ के बारे में सोचते हो कि मैंने कैसे करना है, ठीक है, किसके साथ मिलके करना है, ठीक है, कौन इसमें मेरी हेल्प करेगा, कौन कौन सी जगहों पर जाना पड़ेगा, कैसे करना होगा। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? प्लानिंग का पार्ट होती हैं। तो प्लानिंग में सबसे पहली बात क्या होती है कि एक मकसद पहले अपने माइंड में देख लें, ऑब्जेक्टिव अपने माइंड में आपने कायम कर लेना है कि इसको इम्प्रेसिव वे में कैसे किया जा सकता है, इम्प्रेसिव वे में कैसे किया जा सकता है। टाइम सोचें जितना मेरे पास है और उसके ऊपर आके बस पॉइंट बनाएं और उसी को बात करके निकल जाएं,
ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, ऑब्जेक्टिव। और याद रखें कि प्लानिंग के लिए इन 5 चीज़ों के बारे में ही सोचते हैं, बस प्लानिंग आपकी हो जाती है। पहला, नाउ, अब मुझे क्या करना है, अब क्या करना है, हाउ, कैसे करना है, होम, किसके साथ मिलके करना है, व्हेन, कब करना है, ठीक है, और वेयर, कहाँ करना है। इन 5 सवालों के ऊपर सोचना इज कॉल्ड प्लानिंग। इन 5 सवालों पे सोचना ये क्या कहलाता है, प्लानिंग कहलाता है। हमेशा जब भी आपको प्लानिंग के बारे में कहा जाए या आप प्लानिंग के बारे में सोचें तो आपने क्या करना है कि हमेशा इन 5 चीज़ों के बारे में सोचना। क्लियर। अब बात करते हैं हम लोग जनाब फिश बोन डायग्राम से रिलेटेड। ये फिश बोन क्या है, फिश बोन डायग्राम क्या है, इसके ऊपर अब बात करते हैं। तो जनाबे वाला मैं इसको अब आपके सामने न्यू स्लाइड के ऊपर डिस्कस करूंगा। इसको मैं थोड़ी देर के लिए एंड कर रहा हूं और न्यू स्लाइड के ऊपर आ रहा हूं। 1 मिनट बस रुकिएगा। अब मैं इसमें आता हूँ दूसरे वे में ताकि आपको मैं अच्छे से समझा पाऊँ। मेरे ख्याल से इसको समझाने के लिए सबसे बेहतरीन होगा मैं वाइट बोर्ड का यूज़ करूं। 1 मिनट का इधर आओ। मैं 1 मिनट इसकी सेटिंग उस तरफ ले जाऊं। 1 मिनट। बस बेहतरीन हो गया। जी बच्चों, अब हम बात करने जा रहे हैं अबाउट फिश बोन डायग्राम। तो पहली कुछ चीज़ें हैं जिनको आपने अपने माइंड में रखना है, वो ये कि फिश बोन डायग्राम असल में क्या है। ये 10 मार्क्स का एक सेक्शन है आपका, ठीक है, 10 मार्क्स का सेक्शन है। इसके अंदर क्या होता है, क्या करना होता है कि आपको एक टॉपिक प्रोवाइड किया जाता है और उस टॉपिक से रिलेटेड, अब मैं यहाँ पे इसको बता दूँ, उस टॉपिक से रिलेटेड आपने 3 कॉजेज़ बताने होते हैं, ठीक है, कॉज 1, कॉज 2, कॉज 3 के नाम से। कॉज 1, 2 और कॉज 3, यानी क्या वजह है इस काम के पीछे। जैसे कल मैंने आपको टॉपिक दिया, उस टॉपिक का नाम क्या था, वाई डू स्टूडेंट्स फेल इन सीए। तो आपने 3 वजूहात बतानी हैं, 3 वजूहात बतानी है और फिर इन वजूहात को बताने के बाद क्या करना है कि इससे असर क्या होता है स्टूडेंट पर, ठीक है, इफेक्ट 1, इफेक्ट 2 और इफेक्ट 3। दिस इज कॉल्ड फिश बोन डायग्राम, ठीक है। तो इसके लिए सबसे ज़बरदस्त प्रोसीजर क्या है, सबसे आसान प्रोसीजर क्या है, क्या होता है कि आपने जब भी आपके पास कोई टॉपिक आए, आपने इसके लिए, मैं टाइम मैनेजमेंट आपको पहले बताता चलूं कि हमेशा याद रखना है कि आपने इस पोर्शन को करना है 12 मिनट्स में मैक्सिमम, ठीक है, ये पूरे का पूरा पोर्शन 12 मिनट्स में आपने करना है। टाइम मैनेजमेंट ये याद रखनी है। 12 मिनट्स में डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से होगी कि आप 4 मिनट लेंगे प्लानिंग में, ठीक है, और बाकी 8 मिनट्स आप लेंगे राइटिंग में। और इस राइटिंग के अंदर जो है ना, सिर्फ राइटिंग ही हो,
प्रूफ रीडिंग एंड पे देखेंगे, आपने सिर्फ राइटिंग करनी है। क्लियर होगी बात? तो ये प्रोसीजर हमारे पास आया करेगा कि हमने इस तरह से इसको कवर करना होगा कि, और ये करना क्या होगा, किस तरह करना है। जब टॉपिक आपके सामने आया, जैसे मैं आपके सामने टॉपिक को लेके आता हूं, वाई डू स्टूडेंट्स फेल, बस इतनी बात कर लेते हैं, बच्चे नाकाम क्यों होते हैं। अब मैं क्या करूंगा, आपके सामने टाइमर लगाऊंगा, किसी एक बच्चे को मैं कहूंगा कि ज़रा वो टाइमर लगा दे। अभी से स्टार्ट करें, हम प्लानिंग करते हैं। कोई मोबाइल के ऊपर ना स्टॉप वॉच लगा दे, ठीक है, जिसके ज़रिए से क्या होगा कि हम 4 मिनट का टाइम आपके सामने मैं लेके आऊँगा। आपने पॉइंट्स में सोचना होगा कि बच्चे क्यों फेल होते हैं, ठीक है, सिर्फ पॉइंट्स मेरे साथ डिस्कस करने हैं आपने, और मैं आपके सामने रखता जाऊँगा। अगरचे मैंने 4 मिनट का टाइम अभी बोला है, हो सकता है आप लोगों को भी स्टार्ट करते वक्त कोई आधा घंटा लग जाए, लेकिन हमने आना किसके ऊपर है, किस अप्रोच पे, 4 मिनट के ऊपर, प्लानिंग वाली अप्रोच पे, ठीक है। लेकिन अभी अगर मैं खुद करूँ, मैं कल आपको करके दिखाऊंगा, कल मैं आपके सामने 2 नहीं 3 टॉपिक्स और आपकी मर्जी के टॉपिक्स होंगे, मैं आपके सामने सॉल्व करूंगा सारे के सारे, और इसी टाइम के अंदर, बल्कि इससे पहले सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है। आपके सामने कर दिया होगा। आपने क्या करना होगा कि आपने इस सेक्शन को जैसे मैंने कल किया होगा ना, वैसे आपने समझना है, अंडरस्टैंड करना है, और जब अंडरस्टैंड होगा तो फिर उसके बाद मैं आपका इससे ऊपर टेस्ट लूँगा। पूरी क्लास में आपका टेस्ट चल रहा होगा, और फिर हम उस टेस्ट को चेक भी करेंगे। अच्छा, तो जनाब इसमें क्या प्रोसीजर है। टाइम स्टॉपवॉच लगा दिया आपने, लो जी टाइम लग गया। अब मुझे बताएं बच्चे क्यों फेल होते हैं, कोई पॉइंट ज़हन में आता हो, सिर्फ एक पॉइंट में बात करनी है, पॉइंट कंसिस्टेंसी लैक, लो जी लैक ऑफ कंसिस्टेंसी, एक पॉइंट मैंने सोच लिया। और एक मिनट, प्रॉपर गाइडेंस, ये भी ठीक है, वेरी गुड जी। आगे बताएं, टाइम वेस्ट, हाँ शाबाश, टाइम वेस्ट, वेरी गुड। 4 पॉइंट हम टोटल सोच लेते हैं, ओवर, क्योंकि 3 लिखने हैं ना हमने, तो हम 4 सोच लेते हैं, ज़्यादा नहीं सोचते। ओवर कॉन्फिडेंस हो गया, ठीक है। एक और बता दो, डिसिप्लिन तो इसमें आ जाएगा ना, टाइम वेस्ट है जी, सेल्फ असेसमेंट को लैक करना, ये किस में आ जाएगा, प्रॉपर गाइडेंस या ओवर कॉन्फिडेंस में। क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंट बच्चा जो है वो असेसमेंट ही नहीं कर पाता। प्रॉपर प्लानिंग ये गाइडेंस, टाइम वेस्ट, चूँकि टाइम वेस्ट करता है इसलिए प्रॉपर प्लानिंग नहीं होती। और कोई बात सोचें, सोचो। हाँ, फाइनेंशियल इश्यूज़, ठीक है, गुड, फाइनेंशियल इश्यूज़ भी होते हैं जी। लो जी, ये भी मैंने लिख दिया, फाइनेंशियल सिर्फ मैंने लिख दिया, ठीक है। ये क्लियर हो गया, 5 कॉजेज लिख दिए। अब 5 असर, जब बच्चा फेल होता है, बच्चा क्यों फेल होता है, इसका असर क्या होता है ये बताएं। अच्छा, लूज कॉन्फिडेंस, शाबाश, बर्डन, और बताएं और बर्डन, और क्या होगा, डिप्रेशन भी होगा, इसके साथ ही वैसे आ जाएगा बर्डन के, लेकिन चले मैं लिख देता हूँ। और क्या होगा, और बताएं। अब इसमें बात क्या है, हेल्थ इश्यूज, लूज कॉन्फिडेंस, ओके, फोकस लैक, और 1 2 3 4 5 हो गए। 5 कितना टाइम हुआ, 2 मिनट 24 सेकंड में हमने पॉइंट। अभी मैं आपसे पूछ भी रहा हूँ, एक तो मैं खुद बना रहा हूँ, एक तो है मैं खुद बना रहा हूँ। अब ये मैंने आपसे पूछ के क्यों किया, ये वजह क्या होती है, इस प्रोसेस को जिसमें हम आपस में मिलकर किसी टॉपिक के ऊपर सोचते हैं, इस प्रोसेस को जिसमें आपस में मिलकर हम किसी टॉपिक के बारे में सोचते हैं, हम कहते हैं इस प्रोसेस को जनाब ब्रेन स्टॉर्मिंग। क्या कहते हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग। इस प्रोसेस का क्या नाम होता है, ब्रेन स्टॉर्मिंग। स्टॉर्मिंग का मतलब क्या होगा, जाहिर सी बात है, इसको मजबूत करना। किसको मजबूत करना, दिमाग को, क्रिएटिव बनाना, दिमाग को क्या करना, क्रिएटिव बनाना।
और याद रखें कि ये जो ब्रेन स्टॉर्मिंग का प्रोसेस होता है ये दो तरह से किया जा सकता है, एक अकेले या दूसरा ग्रुप की शक्ल में, या अकेले या ग्रुप की शक्ल में। और इससे क्या होता है कि हमारा दिमाग मजबूत होता है, हम ज़्यादा सोचने की सलाहियत अपने अंदर पैदा कर पाते हैं, हम ज़्यादा समझने की सलाहियत अपने अंदर पैदा कर पाते हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड व्हाट? ब्रेन स्टॉर्मिंग। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है कि जो प्रोसेस होता है ब्रेन स्टॉर्मिंग का, ये प्लानिंग के अंदर बहुत अहम किरदार अदा करता है। जब तक आपका ब्रेन स्टॉर्म नहीं होगा, आप अपने आप को इस क्रिएटिव एबिलिटी के अंदर नहीं लेकर आओगे, बार बार आप कभी भी अच्छा काम नहीं कर पाओगे, कभी भी अच्छे अंदाज से काम नहीं कर पाओगे। तो इसलिए ब्रेन स्टॉर्मिंग इज नेसेसरी, बार बार सोचें। और इसके लिए, ब्रेन स्टॉर्मिंग के लिए, अगर आप अकेले हो तो मैं उसके लिए मशवरा दूंगा कि आप क्या करें? रिसर्च करें। रिसर्च कैसे करें? मैंने एक टॉपिक आपको दिया और अब उस टॉपिक से रिलेटेड मेटा एआई से पूछें, व्हाट्सएप या गूगल पे सर्च करें, आई वॉन्ट टू नो इट्स 3 causes and effects या 10 causes and 10 effects, प्लीज लेट मी नो इन पॉइंट्स। तो वो आपको बताएगा, आपको मेटा बताएगा या चैट जीपीटी बताएगा। आप पूछे, क्योंकि इसको यूज़ करें, टेक्नोलॉजी है, यूज़ करना चाहिए। जब आप अकेले हैं तो रिसर्च करें, हर टॉपिक पर बार बार करें। अगर आप 15 से 20 टॉपिक रिसर्च कर लेंगे ना, तो फिर पेपर में कहीं से कोई भी टॉपिक आए आपके लिए मसला नहीं होगा। और जब आप बैठे हैं तो बैठकर दूसरों से बात करें कि इस टॉपिक से रिलेटेड जरा हम बात करते हैं, मुझे लग रहा है कि मैं इसको सही तरीके से समझ नहीं पा रहा या नहीं समझ पा रही। तो आप क्या करेंगे? उस टॉपिक से रिलेटेड बात करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब चूंकि टाइम कम है तो मैं एक एक करके आपके सामने डिस्कस करता हूं। आपने क्या करना होता है, हमें क्या कहा जाता है, अक्सर स्टूडेंट जिस वजह से फेल होते हैं बेचारे, वो क्या करते हैं कि वो कॉजेज और इफेक्ट में सिर्फ पॉइंट्स 3 लिख देते हैं। कॉज 1 में 1 पॉइंट, कॉज 2 में दूसरा पॉइंट, कॉज 3 में तीसरा पॉइंट, इसी तरह इफेक्ट में 1 पॉइंट, 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 और वो फेल हो जाते हैं। क्योंकि आपने जो पॉइंट्स लिखने हैं ये तो प्लानिंग का पार्ट है। जब आपने कॉज और इफेक्ट लिखने हैं तो वो तो सेंटेंस में लिखने हैं, और हमेशा उसको आपने लिखना है कंप्लीट सेंटेंस में। किसमें? कंप्लीट सेंटेंस में। जैसे हमने देखा व्हाई डू स्टूडेंट्स फेल, तो मैंने इसके क्या पॉइंट्स बना लिए? 5 पॉइंट्स। ठीक है, अब इनमें मैं देखूंगा कौन से 3 पॉइंट्स सबसे ज्यादा यूनिक है और अच्छे हैं। कौन से 3 पॉइंट्स ज्यादा यूनिक है? कौन से यूनिक है जी? ओवर कॉन्फिडेंस मुझे अच्छा लग रहा है, और टाइम वेस्ट मुझे अच्छा लग रहा है, फाइनेंशियल इशू मुझे अच्छा लग रहा है। मैंने 3 कॉजेज माइंड में रख लिया। अब आ जाए इफेक्ट में, बर्डन, हेल्थ इश्यूज, ठीक है, और कॉन्फिडेंस का लूज होना। ये 3 चीज़ें मुझे पता लगी। अब मैं क्या करूंगा? ओवर कॉन्फिडेंस, मैं इसको लिखूंगा, और लिखने के लिए मेरे पास कितना टाइम है? 8 मिनट का। लेकिन मैं अभी आपके सामने बोल रहा हूं, लिखते वक्त भी मैं आपके सामने कल करूंगा, इसलिए मैंने ये देखे पॉइंट्स बनाए हुए इधर, उसको छोड़ दें अभी। अब मैं आपके सामने इसको कहता हूं ओवर कॉन्फिडेंस। अब मैं कैसे करूंगा इसको लिखते हुए? कॉज 1 में ओवर कॉन्फिडेंस, तो मैं कहूंगा समटाइम्स ओवर कॉन्फिडेंस बिकम्स अ वाइटल कोज फॉर द फेलियर ऑफ स्टूडेंट्स। कॉज 1 कंप्लीट सेंटेंस में बोल रहा हूं। दूसरा पॉइंट मैंने क्या किया था? टाइम वेस्ट। स्टूडेंट्स वेस्ट देयर टाइम, वेस्ट देयर कंस्ट्रक्टिव टाइम, सो दे फेल, या वेस्ट देयर टाइम सो दे फेल। सेंटेंस मैंने क्या कर दिया? कंप्लीट। और देखें, मैं कहीं पे लंबा सेंटेंस नहीं कर रहा, छोटा सेंटेंस बना रहा हूं। जितना छोटा हो उतना ज़्यादा अच्छा है, गलतियों के चांसेस भी कम है। तीसरा क्या? फाइनेंशियल। समटाइम्स फाइनेंशियल इश्यूज बिकम अ रीजन फॉर फेलियर, बिकम अ रीजन फॉर फेलियर। मैंने बोल लिया, अब कितना टाइम लगा मुझे इसे बोलने में? 30 सेकेंड्स। लिखूंगा तो 1 से 1.5 मिनट लग जाएगा। यानी मैंने 3 कॉजेज खत्म किस में कर लिए? सिर्फ 1 से 1.5 मिनट में। अब इफेक्ट में आ जाओ, लूज कॉन्फिडेंस। ड्यू टू फेलियर स्टूडेंट्स लूज कॉन्फिडेंस। बात खत्म। स्टूडेंट्स
lose confidence. आगे, burden, when the students fail, they feel burden both in private and educational affairs, या स्टडी अफेयर्स, ठीक है, या स्टडी रिलेटेड मैटर्स, बात खत्म. तीसरा, हेल्थ इश्यूज. ड्यू टू ओवर थिंकिंग मैनी स्टूडेंट्स हैव टू फेस हेल्थ इश्यूज एज वेल. लॉजिक कंप्लीट हो गया. कितना टाइम लिया मैंने इसमें? 30 सेकेंड लिए होंगे, 40 सेकेंड लिए होंगे. लिखेंगे उससे डबल टाइम लिख लें. यानी मैंने 3 मिनट में 3 कॉजेज भी लिख दिए और 3 इफेक्ट भी लिख दिए. टोटल कितना टाइम मुझे लगा? 5 मिनट. मैंने टाइम कितना दिया हुआ था? 12 मिनट. कितना टाइम मेरे पास बचा है? 7 मिनट अभी बचे हैं. और मैंने ये अपना 10 मार्क्स का सेक्शन कर लिया. ये किससे था? मैंने प्लानिंग के अंदर से गुजरता रहा हूं, ब्रेनस्टॉर्मिंग के अमल से गुजरता रहा हूं. और मैं आपके साथ मिलकर किया तो मैं और जल्दी कर दिया. मैं सोच रहा हूँगा तो ज़्यादा से ज़्यादा वो जो 2 मिनट 24 सेकंड थे वो 3 मिनट हो जाएंगे. लेकिन जब मैंने पॉइंट्स बना लिए होंगे ना, प्लानिंग कर ली होगी, अब मेरे लिए लिखना मुश्किल नहीं है. हम स्टूडेंट्स क्यों फेल होते हैं? प्लान नहीं किया होता, पॉइंट्स नहीं बनाए होते, तो इस वजह से हम फेल हो जाते हैं. और यही सबसे बड़ी हमारी रीज़न होती है. पैराग्राफ राइटिंग करने लगे हैं, 150 पैराग्राफ लिखने, कुछ भी नहीं होते, सिर्फ 12-13 लाइन्स हैं, इससे ज़्यादा नहीं है. हमने वो लिखनी है, हम फिर भी फेल हो जाते हैं. वजह क्या है? प्लान नहीं किया होता. प्लान किया हो, पॉइंट्स माइंड में हो, तो कैसे हो सकता है आप यार गिर जाओ? मुझे बताओ, इम्पॉसिबल है. तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है. अच्छा, आपने पीआरसी को कि 500 पेपर पास करने हैं अगले 5 माह में, आपको पता है मैंने कितना पढ़ना है. और पढ़ने के लिए कहा, जब मैं बताऊं, कल आए थे ICAP के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, शायद आप लोगों की में से कोई उधर किसी ने ज्वाइन किया हो, तो आए हुए थे. तो वो जो ICAP का जो वाइस प्रेसिडेंट थे ना, मकबूल साहब, उन्होंने बात बोली, बड़ी मज़ेदार बात, जो मैं कहता रहता हूँ यहाँ पे, मैं फिर कहता हूँ. उन्होंने जब कहा मुझे और अच्छा लगा. उन्होंने कहा कि एक बंदा सिर्फ 3 घंटे पढ़ लेना, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाता है. वो बंदा कह रहा है, वो क्या कह रहा है? अगर एक बंदा 3 घंटे पढ़ ले तो वो क्या बन जाएगा? चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएगा. कहते हैं जी कि CA डिफ़िकल्ट है. मैं कहता हूँ नहीं, ये चैलेंजिंग है, क्योंकि ये आपकी थॉट को चैलेंज करता है, थिंकिंग प्रोसेस को, आपके डिसिप्लिन को चैलेंज करता है. चैलेंज क्या करता है? कि भाई काम करना पड़ेगा, 3 घंटे देने पड़ेंगे मुझे, दे लो, ठीक है. तो ये क्या है? CA इज़ नॉट डिफ़िकल्ट बट इट रिक्वायर्स डिसिप्लिन. CA इज़ ऑल अबाउट डिसिप्लिन्ड लाइफ. CA इज़ ऑल अबाउट प्लानिंग, टाइम मैनेजमेंट. अगर प्लानिंग की हो, आपके सामने पॉइंट्स बने हों, वीकली बेसिस पे कट पेस्ट लग रहे हों, मतलब कट किया गया, हाँ ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, तो इतना मज़ा आता है ना, मैं क्या बताऊँ आपको. लाइफ ही मज़ेदार हो जाती है. मैं बच्चों को दिखाता हूँ तो मैं फिर डायरी बहाना, हो सकता है आप में से कोई मेरी ये चीज़ देख के तो वो अमल कर ही ले, हो सकता है ना. कोई एक भी बात जावे तो कितना अच्छा है. ये देखें, मेरे पास डायरी है. इस डायरी के अंदर मैं जो भी काम करता हूँ ना, अक्सर मैंने काफ़ी पढ़े हैं, जो भी करता हूँ ना, मैं क्रॉस लगा देता हूँ जब मैं काम को पूरा कर देता हूँ कि ये कर लिया, ये भी कर लिया. इसी तरह ये देखें, ये काम मैंने किए हुए हैं, मैंने साथ साथ क्या कर रहा हूँ, कट भी किए हुए हैं कि ये हो गया, ये हो गया. इसी तरह ये देखें, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया. तो जो जो चीज़ें होती हैं मैं उनको साथ साथ बनाने के बाद क्या कर रहा होता हूँ, क्रॉस भी कर दिया. जब प्लानिंग एक इंसान की लाइफ में होती है ना, कि आज के दिन मैंने क्या करना है, जब कर लिया हो ना, जब जितने काम कर लिए उनको क्रॉस कर दिया और जितने नहीं किए, अब वो यहाँ से निकल के किसके अंदर सेव है? इधर. आप सुकून से लाइफ गुजार रहे होगे. कि फिर क्या, जब खोले कैसे, ये रह गया, हाँ यार कर ही लो. ओपन किया, ओ यार मैंने 15 दफ़ा दुरूद पाक पढ़ना था, क्रॉस हो गया. ठीक है, प्लानिंग है ना. कितना टाइम लगा? मैं कहा सफ़े थे, इन्हें महंगे नहीं है, के साथ लिखे थे. मोबाइल है, मोबाइल पे नोट पैड है, नोट पैड पर लिख लो. ये है, उसको क्रॉस कर दो, लाइन लगा लो. ठीक है, तो चीज़ें प्लानिंग से ही बेहतर होती हैं. आप अपनी लाइफ को डिसिप्लिन के अंदर लेके आएँ, देखना कितनी लाइफ अच्छी हो जाती है. ये आज मैंने आपको बताया कि ये फिश बोन कैसे करनी है. कल मैं प्रैक्टिकली आपको 2-3 टॉपिक्स यहाँ पे करके दिखाऊंगा, आपकी मर्ज़ी के, सोच के आइएगा. ठीक है, आपकी मर्ज़ी के यहाँ पे मैं आपको दूंगा, उसको आपने करना है. अच्छा, एक और बात, ये टॉपिक मैंने ऑलरेडी करवाया भी हुआ है.
ठीक है, मैं उसका लिंक आप लोगों के ग्रुप्स में शेयर कर दूंगा, और वैसे आप जाइएगा चैनल पे, वहाँ पे पीआरसी मटेरियल की जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर फिश बॉर्न अ कॉम्प्रीहेंसिव लेक्चर, ज़रा उसे देख लीजिएगा, यहाँ से भी वो भी क्लियर हो जाएगा। वैसे कोशिश करूंगा मैं इसको भी अपलोड कर दूं, लेकिन वो वाली वीडियो भी देख लें, वो सिर्फ मैंने कोई और इधर उधर की बात नहीं की, सिर्फ इस लेक्चर के ऊपर बात है, 20-25 मिनट सिर्फ इस लेक्चर के ऊपर है। तो आप एक दिन से उसे भी देख लेंगे तो आपका ये पॉइंट अच्छे तरीके से कवर हो जाएगा। ठीक है, तो अब इंशाल्लाह कल मिलते हैं प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ। तो अल्लाह हाफिज़।